तो हेलो गाइस, मैं सूरज सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहां पर क्लास 12th बीए सब्जेक्ट, जिसको आप हिंदी में वाणिज्य व्यवस्था और संचालन के नाम से जानते हो, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड मार्किंग के एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कितने कितने मार्क के कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, जिससे आपको चैप्टर वाइज प्लानिंग करने में परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमारा पहला चैप्टर, जो कि है संचालन के स्वरूप और उसके महत्व। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क का चैप्टर आने वाला है। सेकेंड चैप्टर आपका संचालन के सिद्धांत हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का, और तीसरा चैप्टर जो आयोजन है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क का आने वाला है। तो इस प्रकार से सारे चैप्टर आपके 30 हम इधर पे कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हमने 3 चैप्टर की मार्किंग देख ली। अब हम आगे बढ़े चौथे चैप्टर पर। तो व्यवस्था तंत्र है, जो कि आपका 10 मार्क का आने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम में। पाँचवा चैप्टर जो कर्मचारी व्यवस्था है वो 10 मार्क का, और छठा चैप्टर भी आपका जो मार्गदर्शन है वो भी 10 मार्क का आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो 1 to 6 चैप्टर के आपको मैंने मार्किंग बता दी। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे 7 से लेकर 12 चैप्टरों की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 7वां चैप्टर है वो आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क का आने वाला है। 8वां चैप्टर जो है वो आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का। 9वां चैप्टर जो है वित्तीय बाजार, वो आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क का ही पूछा जाएगा। और 10वां चैप्टर बाजार प्रक्रिया आपके एग्ज़ाम में 9 मार्क का पूछा जाने वाला है, ठीक है। आगे के दोनों चैप्टरों की बात करें तो 11वां चैप्टर ग्राहक सुरक्षा आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क का, और 12वां चैप्टर व्यावसायिक पर्यावरण वो भी आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क का पूछा जाएगा। तो इन सभी चैप्टरों की हम डिटेलिंग करेंगे अच्छी तरीके से, और सभी चैप्टरों को अच्छी तरीके से हम समझेंगे। इसके मुद्दों को कैसे याद करें उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, हम चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। तो हेलो गाइस, अब हम यहाँ पर चैप्टर 1 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है संचालन का महत्व और उसका स्वरूप। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में डिटेलिंग देखेंगे, ठीक है, संचालन के बारे में समझेंगे और उसके महत्व और उसके स्वरूप के साथ साथ इसमें आने वाली और भी बातों का, महत्वपूर्ण बातों का हम डिटेलिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो शुरुआत करते हैं हम इनके मुद्दों से कि कौन कौन से चैप्टर में मुद्दे आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें संचालन का अर्थ और महत्व बताया जाएगा। इसके बाद आपको 3 विधान आएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई एक विधान आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो उन विधानों की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको मैंने 4 फुल फॉर्म लिखा है, 4 से 5, उनमें से भी कोई ना कोई एक एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद आप पढ़ोगे संचालन के स्तर, ठीक है, तीनों स्तरों के कार्य पढ़ोगे और संचालन के स्तरों के बीच में अंतर आएगा उसके बाद। और इसके बाद आप संचालन के कार्य को देखने वाले हो, ठीक है। जो आपके संचालन के कार्य हैं उसी से आपके आगे के चैप्टर बनेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी हम डिटेलिंग करने वाले हैं। फिलहाल हम आगे की ओर बढ़ें तो इस चैप्टर में आपका आने वाला है संकलन का अर्थ और उसका महत्व, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, संकलन किसे कहते हैं। इसके बाद संकलन के कार्य विस्तार आएंगे, और इस तरीके से ये सारे मुद्दे आप एग्ज़ाम में देखने वाले हो। इनमें से आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम में पॉइंट मिलेंगे ही, क्योंकि ये चैप्टर आपकी एग्ज़ाम में टोटल 10 मार्क का कंट्रीब्यूशन रखता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए इसकी डिटेलिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम संचालन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो संचालन के अर्थ, संचालन के महत्व और संचालन के स्वरूप में जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको संचालन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहता हूं, जिससे कि आपको आगे की थ्योरी रटना ना पड़े, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला जो आपको उदाहरण दिया हुआ है उसमें मैंने आपको लिखाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, हमने व्यक्ति और उनके संचालन की चर्चा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने 2 व्यक्ति लिए हुए हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। तो ध्यान दीजिएगा, हम इनके बीच में तुलना करने वाले हैं, और आप फिर मुझे खुद आंसर दोगे कि भाई संचालन क्या है, आपको पता चल जाएगा, और संचालन किस तरीके से होता है और संचालन में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, आप मुझे खुद बताओगे। बस आप इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। मैंने व्यक्ति लिए हैं, ठीक है, और उनके संचालन को मैंने यहाँ पे ध्यान में लिया है कि यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। इनकी जो सैलरी है, जो वेतन है प्रति माह, वो दोनों लगभग बराबर ही हैं। दोनों 15-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। इनका रहन सहन भी एक जैसा ही है, मतलब कि इनका खान पान, इनका रहन सहन सब एक जैसा है। ये भी 2 व्हीलर पे जाता है, वो भी 2 व्हीलर पे जाता है, उसका भी खुद का घर है, इसका भी खुद का घर है, ठीक है। उनका रहन सहन मतलब सब चीज़ें एक जैसी हैं। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो जो ए व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने घर में 15,000 रुपये में 10,000 रुपये अपना खर्चा कर रहा है और 5,000 रुपये प्रति माह बचा भी ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति है 15,000 की सैलरी में अपना खर्चा 10,000 ला रहा है, और अपना बचत भी कर रहा है कितने रुपए की, 5,000 रुपये की, यानी सेविंग भी कर ले रहा है। पर दूसरे साइड देखें, जो व्यक्ति बी है
उसका रहन सहन भी इसी की तरह ही है, पर पता नहीं वो कैसा अपने घर का मैनेजमेंट रखता है कि उससे 18,000 रुपये खर्चे हो जा रहे हैं, उसमें बचत नहीं कर पा रहा, बल्कि उसको 3,000 रुपये का करने पड़ रहे हैं, उधार लेने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 व्यक्तियों की बात की जिसकी सैलरी और जिसका रहन सहन एक जैसा होने के बावजूद वो अपने घर का मैनेजमेंट अच्छे ढंग से कर पा रहा है कि नहीं, उससे आपको पता चल जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि आपको किस घर का मैनेजमेंट अच्छा लग रहा है, तो आप जवाब दोगे यहाँ पर कि घर ए का। ठीक है, तो आपने ये जवाब दिया घर ए का। आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि यहाँ पर बचत भी हो जा रही है और यहाँ पर सेविंग भी हो जा रही है, और इस तरीके से वो अपने आगे की बचतों को स्वीकार करके या एक्सेप्ट करके आगे की प्लानिंग भी कर सकता है। पर एक साइड जो बी है वो क्या कर रहा है, वो उधार उसको लेना पड़ रहा है, यानी उसकी जो प्लानिंग है घर की या उसके जो मैनेजमेंट है घर का वो अच्छा नहीं है। तो देखो मैं आपको इधर बता दूँ कि जो मैनेजमेंट होता है ना, उसी को हम संचालन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने जो भी उदाहरण पढ़ा उससे आपको एक चीज़ ध्यान में आ गई कि मैनेजमेंट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यानी कि अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, अच्छी तरीके से संचालन करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती और हर कोई ये कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि व्यक्ति ए का जो संचालन है बहुत अच्छा है व्यक्ति बी की तुलना में। ठीक है, तो ऐसा ही कंपनी में भी होता है कि कंपनी तो बहुत सारी होती है और कंपनी को चलाने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, पर हर किसी के मैनेजमेंट की बस की बात नहीं होती। तो यहाँ पर एक मुद्दा निकल के आता है कि तो संचालन जो है वो मैनेजमेंट हर कोई कर नहीं पाएगा संचालन का, या संचालन ही मैनेजमेंट है एक प्रकार से उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैनेजमेंट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये क्या है कि ये कला है। ठीक है, तो मैनेजमेंट करना ये क्या है, संचालन एक कला है जो हर किसी के पास नहीं होती। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी टॉपिक को लेकर ध्यान में लेकर आगे की वीडियो की ओर बढ़ते हैं और चैप्टर की डिटेलिंग की शुरुआत करते हैं। तो आई होप आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा, जिससे आपको आगे का वीडियो समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम आगे का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने संचालन टॉपिक लिखा है, इसके बारे में हमने अभी पिछले उदाहरण में देखा, तो आपको बस वही याद रखना है। मैंने आपको पिछले उदाहरण में बताया कि संचालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। संचालन यानी कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि संचालन एक कला है। तो आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि संचालन आर्ट है और कला है, पर ये कैसी कला है? तो संचालन अन्य व्यक्तियों के पास से काम लेने की कला है। यानी कि संचालन का मतलब होता है कि आप अन्य व्यक्तियों से अच्छी तरीके से काम लें। अगर आपके अंदर ये कला है तो यानी आप संचालन अच्छे ढंग से कर रहे हो, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, तो संचालन की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, ये एक लाइन में आपको मैंने बता दिया संचालन क्या है। तो संचालन एक कला है, तो कैसी कला है? अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला है। ठीक है, कला क्यों कहा गया है? तो अभी हमने पिछले उदाहरण में देखा, क्योंकि संचालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए संचालन को एक कला के रूप में बताया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि संचालन जो है वो अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला है। तो यहाँ पर हम अन्य व्यक्तियों से जो काम ले रहे हैं उनमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, उसकी भी डिटेलिंग यहाँ पर मैंने की हुई है। तो आपको याद रखना है कि आप अन्य व्यक्तियों से काम तो ले रहे हो, पर वो काम में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि जो भी काम हो रहा है वो कम से कम समय में होना चाहिए, कम से कम खर्च में होना चाहिए, और इसमें ही आपको क्या करना है कि कंपनी में जितने भी साधन उपलब्ध है उनका श्रेष्ठ उपयोग करना है आपको, यानी एक भी साधन आपके बेकार जाने नहीं चाहिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप अन्य व्यक्तियों से काम लोगे। ठीक है, ये आपके पास कला होनी चाहिए। साथ ही साथ वो जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, उसकी निगरानी रखनी है आपको कि वो काम कम से कम समय में, कम से कम खर्च में होना चाहिए, और उस समय में आपको क्या करना है, जो भी आपकी कंपनी में उपलब्ध साधन है उनका क्या करना है, श्रेष्ठ उपयोग करना है। और इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको इकाई का उद्देश्य क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आप इसको ध्यान से समझिए और मेरे साथ वापस दोहराइए कि संचालन एक क्या है। तो संचालन एक कला है। कैसी कला? आप खुद से पूछिए, संचालन कैसी कला है? तो संचालन अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला है। फिर आपके माइंड में ही दोबारा क्वेश्चन आएगा कि अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला है, तो क्या हम इसमें अन्य व्यक्तियों से काम लेंगे तो कौन कौन से काम पर ध्यान रखेंगे व्यक्ति के? तो आपका आंसर ही आएगा कि आपको काम पे ध्यान तो रखना है। तो काम में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि जो भी काम हो रहा है वो कम से कम समय में हो, जो भी काम हो रहा है वो कम से कम खर्च में हो, और जो भी काम हो रहा है उसमें जितने भी साधन हैं कंपनी के उनका मैं क्या करूँ, श्रेष्ठतम उपयोग करूँ। ठीक है, और इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं इकाई के उद्देश्य को क्या कर दूँ, सिद्ध कर दूँ। तो इसे हम क्या बोलेंगे, संचालन बोलेंगे। तो आपको इतना याद रखना है जिससे आपको संचालन की परिभाषा याद हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने 2 परिभाषाएं लिखी है। एक छोटी परिभाषा है जो ऊपर मैंने लिखी है कला के रूप में, और ये दूसरी परिभाषा है। ठीक है, यानी एक ये परिभाषा और एक ये। तो आप दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में लिख सकते हो, पर याद रखिए कि जब आपको 2 मार्क्स में संचालन की परिभाषा पूछी जाए तो आप ये बड़ी वाली परिभाषा लिखें जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकें।
आई होप आपको संचालन की परिभाषा याद हो गई होगी। तो अब हम इसके आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, संचालन के लक्षण की ओर। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे याद करिएगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको इससे ये सारे लक्षण याद हो जाएंगे, और इसी तरीके से मैं ट्रिक आपको बताता रहूँगा जिससे आपको सारे मुद्दे याद रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम संचालन के लक्षण देखने वाले हैं, तो हम शुरुआत करते हैं इसके लक्षण से। ठीक है, तो बताइए संचालन हम क्यों कर रहे हैं? तो संचालन हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई कंपनी का कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा, उसको कंपनी को क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, इसके लिए सही तरीके से सही टाइम पे उद्देश्य पूरा हो जाए कंपनी का, इसलिए हम क्या करते हैं, संचालन करते हैं। ठीक है, कि संचालन करने से ये होता है कि जो कंपनी का उद्देश्य हो सही समय पे पूरा होगा। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो बन जाता है संचालन कैसी प्रवृत्ति है, उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक से एक टॉपिक एक दूसरे को जोड़ूंगा। ठीक है, तो संचालन कैसी प्रवृत्ति है, उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है। चलिए आप खुद बताइए, अब संचालन जो है उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है, संचालन में उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। तो उद्देश्य कब पूरा होगा, जब वो उद्देश्य सभी जगह कंपनी में व्याप्त होगा। कंपनी में मतलब जो आप कंपनी चला रहे हो, ठीक है, जिस कंपनी का आप संचालन कर रहे हो, तो आपका जो टारगेट है, इसको उद्देश्य को हम इंग्लिश में टारगेट बोलते हैं। तो जो आपका टारगेट है या जो उद्देश्य है वो सभी जगह व्याप्त होगा, यानी सभी जगह कंपनी में एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट होगा, तभी तो आप उसको आगे बढ़ा पाओगे ना। तो आपका दूसरा पॉइंट बनता है कि ये सर्वव्यापी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपके बने कि संचालन क्या है, तो ये उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है। ठीक है, उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सर्वव्यापी बनाना पड़ेगा। सर्वव्यापी का मतलब होता है कि हर एक क्षेत्र में ये लागू करना पड़ेगा, तभी तो आपका काम आसानी से पूरा होगा ना। तो संचालन कैसा होता है, तो संचालन यह उद्देश्य लक्ष्य होता है, और उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, सर्वव्याप्त करना पड़ता है। ठीक है, अब आपने सर्वव्यापी प्रवृत्ति कर दी, सभी जगह फैला दिया, तो क्या आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे? नहीं, आप क्या करोगे, उस प्रवृत्ति को सतत बढ़ाओगे। सतत का मतलब होता है लगातार, आप उस प्रवृत्ति को लगातार बढ़ाओगे। कब तक, जब तक कि आपका उद्देश्य सिद्ध ना हो, तब तक। ठीक है, तो पहले आप ये 3 पॉइंट याद कर लो कि संचालन क्या है, संचालन के महत्व लक्षण में आपको क्या लिखना है। तो पहला टॉपिक है कि संचालन उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति होती है, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको सर्वव्याप्त बनाना पड़ता है। ठीक है, सर्वव्याप्त बना देंगे तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, नहीं, हमको इसमें सतत काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस काम करते रहना पड़ेगा। तो कब तक काम करने का, जब तक कि अपना उद्देश्य पूरा ना हो तब तक। ठीक है, अब आप खुद बताओ कि सतत काम किसके द्वारा किया जाएगा, मनुष्यों के द्वारा, इसलिए संचालन कौन सी प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति है। ठीक है, तो सतत काम करना है, सतत काम किसके द्वारा होगा, मानव के द्वारा होगा। तो सतत काम होगा मानव के द्वारा, इसलिए मानवीय प्रवृत्ति बन गई। अब क्या संचालन में या कंपनी में सिर्फ एक इंसान होता है, एक ही मानव होता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारे इंसान मिलकर काम करते हैं, इसलिए कौन सी प्रवृत्ति है, सामूहिक प्रवृत्ति है। ठीक है, समूह में लेकर लोग काम कर रहे हैं। अब आप खुद बताओ, चलो मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, फिर आपको सारे पॉइंट अपने आप याद रहेंगे। हमने अभी देखा चौथा पॉइंट कि ये मानवीय प्रवृत्ति है, और एक मानव नहीं होता संचालन में, कंपनी में एक मानव थोड़ी होता है भाई, बहुत सारे इंसान होते हैं ना, मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए कौन सी प्रवृत्ति बन गई, सामूहिक प्रवृत्ति बन गई। ठीक है, समूह हो गया। अब आप खुद बताओ, देखो अगर आप क्लास में हो, आप अकेले हो, ठीक है, अकेले बेंच पे बैठे हुए हो, तो आप किसी से बात करोगे? कोई नहीं है ना आपके साथ बात करने के लिए, तो आप बात करोगे नहीं करोगे? पर वहीं अगर आपके साथ 7-8 लोग हो जाए, 3-4 लोग मिल जाए, तो आप बात करना शुरू कर दोगे? तो आपका जवाब होगा हाँ। ठीक है, आप बात करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही है कि जब समूह में लोग आते हैं ना, तो वो लोग बात करते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करता है, चर्चाएं करते हैं, और बात या चर्चा से कोई ना कोई एक निर्णय निकल के आता है। तो संचालन कैसी प्रक्रिया हो जाती है, निर्णय वाली प्रक्रिया हो जाती है, कि एक निर्णय पे आकर ये रुक जाती है। ठीक है, अब वो निर्णय किससे जुड़ा होगा, तो वो निर्णय 3 चीज़ों से जुड़ा हो सकता है, कला, विज्ञान या तो व्यवसाय से। वो जो भी बातचीत कर रहे हैं वो किसी की कला के बारे में हो सकती है, या तो व्यवसाय के उनके बारे में हो सकती है, या फिर उनके विज्ञान के बारे में हो सकती है। तो ये इस तरीके से आपको इसके लक्षण याद करने हैं। तो मैं एक बार इसको रिपीट कर दूं। आई होप आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो में। तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे इसका लाभ अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं शुरू से शुरू करता हूँ संचालन के लक्षण को। संचालन के लक्षण में आपको क्या याद रखना है कि संचालन जो है वो उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है। ठीक है, इसमें हम उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं, और उद्देश्य को हम क्या करते हैं, सर्वव्यापी बनाते हैं। सर्वव्यापी मतलब हर एक क्षेत्र में ले जाते हैं, तभी तो उद्देश्य आसानी से पूरा होगा। अब उद्देश्य को अगर आसानी से पूरा करना है तो उसमें सतत काम करते रहना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। कब तक काम करना पड़ेगा लगातार, जब तक कि आपका उद्देश्य पूरा ना हो तब तक। ठीक है, तो ये 3 लाइन एक साथ याद कर लो कि उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है। ठीक है, इसको सर्वव्यापी बनाते हो आप, और उसको सतत काम करते हो जब तक कि हमारा उद्देश्य पूरा ना हो तब तक। ठीक है, अब अगला टॉपिक आपका बनेगा कि आपको सतत काम करना है, तो उसके लिए मानव की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। तो मानवीय प्रवृत्ति बनते हैं। तो क्या अकेला मानव करता है काम? ग्रुप होता है, पूरा समूह होता है पूरा संचालन करने में, तो पूरा सामूहिक प्रवृत्ति बन जाती है। और जब समूह में व्यक्ति आते हैं, भीड़ भाड़ होती है कंपनी में, तो क्या होंगी? बातचीत होंगी, और बातचीत से निर्णय प्रक्रिया होगा, ठीक है। और निर्णय किसके आधार पर जुड़ा हो सकता है? तो कला, विज्ञान और व्यवसाय के आधार पर। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संचालन का महत्व, ठीक है। तो हम संचालन के महत्व को देखते हैं कि संचालन का महत्व क्या है। तो इसको भी आपको मैं चुटकियों में याद करा दूंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे आपके सारे ये पॉइंट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वही पॉइंट है ऊपर, देखिए महत्व का मतलब क्या होता है। महत्व को दूसरे हम लाभ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो महत्व को दूसरा हम लाभ के नाम से भी जानते हैं। तो महत्व का मतलब क्या हो गया? लाभ। तो हमको यहाँ पे लिखना है कि संचालन से कौन कौन से लाभ हो रहे हैं, कौन कौन से फायदे हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसकी ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा फायदा यही होगा कि हमको उद्देश्य प्राप्ति जो है सरलता से हो जाएगी। क्यों? तो अगर मैंने टारगेट कोई निश्चित किया है, मैंने कोई उद्देश्य निश्चित किया है और उसका संचालन मैं अच्छे ढंग से कर रहा हूँ, तो वो उद्देश्य मुझे क्या होगा? आसानी से प्राप्त हो जाएगा, यानी कि उद्देश्य प्राप्ति आपकी सरलता से हो जाएगी, ठीक है। तो क्या सिर्फ आपका उद्देश्य पूरा होगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हम जो उद्देश्य है उसको क्या करते हैं? सर्वव्यापी करते हैं, हर एक क्षेत्र में ले जाते हैं। तो सिर्फ आपका उद्देश्य नहीं पूरा होगा, आप जिन जिन क्षेत्रों में ले गए हो ना संचालन को, उन सभी क्षेत्रों का उद्देश्य भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने यही लिखा है कि उद्देश्य प्राप्ति सरलता से होगी, जो कि हर एक क्षेत्र में काम में आएगी या हर एक क्षेत्र में अपना उद्देश्य पूरा कर देगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है? आपको उद्देश्य प्राप्ति सरलता से हो रही है, हर एक क्षेत्र में जरूरी बनता जा रहा है, ठीक है। हर एक क्षेत्र में भी उद्देश्य आपका पूरा होते जा रहा है। तो पूरा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका कारण है कि आपने क्या किया है? कंपनी में रहे हुए साधनों का महत्तम उपयोग किया। महत्तम का मतलब होता है अधिक से अधिक। तो आप खुद सोचिए कि आज आपका उद्देश्य पूरा हो जा रहा है आसानी से, हर एक क्षेत्र का उद्देश्य पूरा हो जा रहा है। उसके पीछे का कारण क्या होगा? उसके पीछे का कारण पहला तो ये है कि आपने संचालन अच्छे ढंग से किया है, और दूसरा कारण ये है कि आपने कंपनी में जो साधन थे ना पीढ़ी में, उसका साधनों का क्या किया है? महत्तम यानी अधिक से अधिक अच्छा उपयोग किया है। इसलिए आपका उद्देश्य जल्दी पूरा हो गया और आसानी से पूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि जब आप साधनों का महत्तम उपयोग कर रहे हो, हर एक क्षेत्र में आपका उद्देश्य पूरा होते जा रहा है, तो आपका व्यवसाय क्या बन जाएगा? सफल बन जाएगा। बस आपको यही तो चाहिए था ना कि आपका उद्देश्य पूरा हो जाए। तो देखो आपका उद्देश्य पूरा हो गया, हर एक क्षेत्र में काम में आने लगा, ठीक है। आप साधनों का महत्तम उपयोग करने लगे हो। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आपका जो व्यवसाय होता है ना सफल बन जाता है, यानी आपका टारगेट पूरा हो जाता है और आप आगे बढ़ने लगते हो, ठीक है। अब देखो आपका व्यवसाय सफल बन गया, तो आप क्या ऐसे ही बैठ जाओगे आराम से? बस अपने आप सफल हो गए, बहुत बड़ी बात हो गई। अपने को अब ज़्यादा इच्छा नहीं है। देखो इंसान के अंदर लालच होती है, ठीक है, वो बैठता नहीं है, वो कमा रहा है ना, तो अब और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो जब इंसान का व्यवसाय या जब मालिक का व्यवसाय सफल बनता है, तो अपनी एक नहीं 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, या हम बोल सकते हैं कि पूरे इंडिया में अपना व्यापार का दबदबा बनाना चाहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है? अपने व्यापार को बड़ा करेगा ये। तो जिससे क्या होगा कि सफल बनने के बाद अपने व्यापार को बड़ा करेगा, जिससे क्या होगा? रोजगार में वृद्धि होगी, यानी कि रोजगार पैदा करेगा। जब दूसरी ब्रांच खोलेगा यार, दूसरी कंपनी खोलेगा, तीसरी कंपनी खोलेगा, तो क्या होगा? उसको बंदों की तो ज़रूरत पड़ेगी ना काम करने के लिए, इसलिए रोजगार में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब रोजगार बढ़ेगा उसका, ज़्यादा लोग काम में आएंगे, तो ज़्यादा लाभ भी होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग कमा रहे, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसका, ठीक है। अब लाभ में वृद्धि होगी तो उससे वो सामाजिक लाभ भी कर सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, सामाजिक लाभ। और ये अलग से आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसकी अभी हम चर्चा करेंगे, तो इसको आप ध्यान से देखना। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? 3 चीज़ों की आपको वृद्धि हो रही है, यहाँ पर याद रखना है कि जब व्यवसाय सफल बन जाता है, ठीक है, मैं इस थोड़े पॉइंट को कट कर दूँ जिससे आपको याद रहे कि जब व्यवसाय सफल बन जाता है तो क्या करता है? मालिक अपने धंधे को आगे बढ़ाता है, जिससे नए नए रोजगार बढ़ते हैं, ठीक है, और ज़्यादा लोग आएंगे काम करने, तो उसको मालिक को ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, यानी उसका लाभ भी बढ़ेगा। और जब ज़्यादा लाभ होता है तो उस लाभ में से कुछ हिस्सा वो सामाजिक लाभ के पीछे भी खर्च करेगा। अब ये जितने भी काम हो रहे हैं ना, वो सब देश के लिए हो रहे हैं। देखो व्यवसाय सफल बना, आप आगे बढ़ गए, आपने रोजगार में वृद्धि की तो लोगों को रोजगार मिला, ठीक है। आप मालिक थे, आपने व्यवसाय बढ़ाया, रोजगार में वृद्धि की, आपके लाभ में वृद्धि हुई, आपने सामाजिक लाभ भी किया, यानी आपने सामाजिक भलाई का काम किया, जिससे क्या हो रहा है कि देश का जो उद्देश्य है ना वो सिद्ध कर रहे हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्देश्य सिद्ध करने में आप क्या करते हो? मदद करते हो। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट भी याद हो गए होंगे। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमने अभी बताया कि हमको समझना है सामाजिक लाभ में किस तरीके से वृद्धि होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं सामाजिक लाभ में वृद्धि किस तरीके से होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सारे पॉइंट याद करा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर की डिटेलिंग आपको किताब में से कर लेनी है।
और किताब में आप जब ये पॉइंट देखोगे बुक में, तो सारे पॉइंट आगे पीछे दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब किताब में अपनी तरीके से पॉइंट हैं, इनको मैंने अरेंज किया है एक तरीके से जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकें। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा हो वीडियो, तो आप इसमें से नोट्स बना सकते हो और आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो जिससे आपको लंबे समय तक, और कभी आप दोबारा याद करोगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं, तो इस तरीके से याद करने की कोशिश करें। एक दो बार में शायद ना हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके देखें और आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये याद जल्दी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो सब हम बात करते हैं अपने सामाजिक लाभ से आप क्या समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। ये आपका एमपी पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में सेक्शन सी में पूछा जा चुका है, ठीक है। 2 मार्क्स में 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप इसको ध्यान दीजिए कि सामाजिक लाभ से आप क्या समझते हैं। तो देखो, सामाजिक लाभ का मतलब होता है समाज का लाभ, ठीक है। तो सामाजिक लाभ का पहला यही लिखा है, हमने टॉपिक लिखा है कि सामाजिक लाभ का मतलब होता है समाज में रहे लोगों का लाभ, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो व्यावसायिक इकाई हैं, मतलब जो कंपनियाँ हैं, वो समाज में स्थापित होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई कहीं दूर जंगल में जाके स्थापित होंगी। अगर मान लो जंगल में भी स्थापित हो रही तो उसके आसपास भी तो कोई ना कोई समाज रहता होगा, कोई ना कोई व्यक्ति रहता होगा, ठीक है। तो जो भी कंपनियां हैं वो समाज की होती हैं, समाज में ही स्थापित होती हैं और समाज के ही साधनों का क्या करती है, उपयोग करती हैं, ठीक है। यानी समाज की ज़मीन लेंगी, समाज का ही पानी लेंगी, समाज का ही बिजली खर्च लेंगी, तो ये सारी चीज़ें उनको समाज से ही मिल रही है। और वो क्या करती हैं, समाज में रहे लोगों को क्या देती है, रोजगार। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, आप उसको डिटेलिंग में देख सकते हो या तो याद कर सकते हो कि व्यावसायिक कंपनियां समाज में रहकर अपना मतलब व्यवसाय चलाती हैं, समाज में रहे लोगों को रोजगार देती हैं, ठीक है। समाज के साधनों का उपयोग करती हैं और क्या करती हैं, समाज में रहकर उत्पादन करती हैं, ठीक है। और जो भी वस्तु का उत्पादन कर रही हैं, ठीक है, उसको उचित कीमत पर गुणवत्ता वाली वस्तु देकर किसको देती हैं, समाज को, जिससे सामाजिक लाभ होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप सामाजिक लाभ से क्या समझते हो कि समाज में रहे लोगों का लाभ पहुंचाना, ये इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें समाज में रहकर व्यावसायिक कंपनी उत्पादन करती है और समाज में रहे लोगों को रोजगार देती है। साथ ही साथ जिस वस्तु का उत्पादन कर रही है उसको एक उचित कीमत पर बेचेगी, ना कि इस पर ज़्यादा भाव लेगी, ठीक है। अच्छी सूटेबल जो अफोर्डेबल प्राइस होगी उस पर बेचेगी और गुणवत्ता वाली वस्तु बेचेगी, ठीक है। इस प्रकार से सामाजिक लाभ यहाँ पर पहुँचाया जाता है। इसके अलावा समाज में लोगों को आप अलग अलग तरीके से लाभ पहुंचा सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, राष्ट्रीय उद्देश्य सिद्ध कर सकते हो। और सामाजिक लाभ से बस यही चीज़ हमको समझ में आती है, यानी ये 3-4 चीज़ें आपको लिखनी है जिसमें आपके 2 मार्क्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आपको ये याद कर लेना है, आपके एग्ज़ाम के लिए आईएमपी पॉइंट है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट पढ़ के लिख भी सकते हो। तो मैं ये लाइनिंग हटा देता हूँ जिससे आपको स्क्रीनशॉट पढ़ने में आसानी रहे, या तो आप इसकी नोट्स बना के भी अपनी बुक में लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर लिखा हुआ है विधान, ठीक है। तो इन तीनों विधानों की हमको चर्चा करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे संचालन एक कला है, उसके बाद हम देखेंगे संचालन एक विज्ञान है, और उसके बाद देखेंगे संचालन एक व्यवसाय है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अभी तक अंत तक जुड़े रहना, और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं संचालन के विधान की ओर, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला विधान स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें हमने लिखा है संचालन एक कला है, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई विधान आएगा ना आपके पास, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके विधान की जो तुलना है वो किसके साथ की जा रही है, और सबसे पहले आप उसको समझाइए, ठीक है। फिर आप विधान को आसानी से समझा सकते हो। तो देखिए, विधान एक वाक्य होता है जिसमें आपको उस वाक्य को समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संचालन एक कला है, यानी कि यहाँ पर संचालन की तुलना किससे की जा रही है, कला से की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कला के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप तुलना कर सकते हो ना कि संचालन और कला एक तरीके से है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम कला को समझाएंगे, और आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है जिससे आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले कला को समझाया कि कला का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि आपके विधान की जिसके साथ भी तुलना की जा रही है, आपको सबसे पहले उसको समझाना है, ठीक है। यही इस विधान का सबसे बेस्ट तरीका होता है विधान समझाने का। तो आप कला को समझा रहे हो कि कला क्या होती है, तो आपने लिखा कला जो है वो व्यक्ति की निपुणता और कौशलता पर निर्भर करती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है, उसकी काम करने की जो भी निपुणता है या कौशलता, ये दोनों बातें इस परिभाषा को पूरा करती हैं, ठीक है। कि व्यक्ति की काम करने की निपुणता और कौशलता क्या कहलाती है, कला। यानी आप अपने काम में कितना निपुण हो, कौन कौन सा टैलेंट है आपके अंदर अपने काम को लेकर, वो आपके कला को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपकी कला को बताता है, ठीक है। तो कला में सिर्फ क्या टैलेंट होना जरूरी है, बस?
नहीं, अगर आपके अंदर किसी काम की कला है तो उसका आपको सैद्धांतिक मतलब कि थियरिकल और प्रायोगिक मतलब कि प्रैक्टिकल ज्ञान भी उसका होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक डांसर हो, आप डांसर की कला है, आपके अंदर डांसिंग है, ठीक है, तो आपको डांसिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज और थियरिकल नॉलेज दोनों होना चाहिए, ठीक है। आप अगर सिंगर हो तो आपको सिंगिंग का नॉलेज होना चाहिए, थियरिकल और प्रैक्टिकल दोनों। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं, ठीक है। कि सबसे पहले आपको याद रखना है कला क्या होती है। तो कला जो है वो व्यक्ति की निपुणता या कौशलता कहलाती है काम करने की, ठीक है। तो अगर व्यक्ति के अंदर काम करने की निपुणता या कौशलता है तो वो कला होगी। कला में बस आपको निपुण होना है या आपके अंदर टैलेंट होना है, बस इतने से काम चल जाएगा, नहीं। तो आपको उस टैलेंट के साथ साथ आपके अंदर थेरिकल मतलब सैद्धांतिक और प्रायोगिकल मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, तभी वो पूरी तरीके से कला मानी जाएगी। यानी कि कला की परिभाषा में आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कला की तुलना संचालन से करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि संचालन में भी कला के लक्षण दिखाई देते हैं, किस तरीके से। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि संचालन में संचालन करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके पास भी निपुणता और कौशलता होनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति मैनेजमेंट करने आ रहा है, जो व्यक्ति संचालन करने आ रहा है, वो ऐसा कैसा आदमी नहीं होगा कि कोई भी आ गया मुँह उठा के। यहाँ पर अगर आपको कला करनी है, कला आपके अंदर कब होगी, तो यहाँ पर अगर आपको अच्छी ढंग से संचालन करना है तो आपके अंदर संचालन करने की कला होनी चाहिए। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, पिछले ही अभी हमने उदाहरण में देखा था कि संचालन करने के लिए हर किसी की बस की बात नहीं होती। वो व्यक्ति अपने काम में क्या होना चाहिए, निपुण और कौशल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर संचालन के करने की कला है, ठीक है। तो क्या संचालन में सिर्फ निपुणता और कौशलता ही निर्भर होती है? नहीं, हमने अभी नेक्स्ट देखा ना कि आपको निपुण और कौशलता होने के साथ साथ आपके अंदर सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसमें आगे समझाया गया है कि संचालन करने वाले व्यक्ति के पास भी सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, तभी वो व्यक्ति क्या कहलाएगा कि हाँ उस काम में निपुण है। तो इस प्रकार से जो हमारी कला के टैलेंट की बात है, ठीक है, यानी कला में क्या क्या होना चाहिए, वही सारी चीज़ संचालन में भी पाई जा रही हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो संचालन है वो क्या है, एक कला है, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट विधान की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट विधान हमारा यहाँ पर है, सेकंड विधान है, जो कि संचालन एक क्या है, विज्ञान है। इस विधान को आपको समझाना है, ठीक है। दोनों एमपी आपके विधान है, तो आपको दोनों को याद रखना और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए मैं थोड़ा आपको स्लाइड ऊपर कर दूँ जिससे आपको पता चल सके। तो यहाँ पर मैंने लिखा है संचालन एक विज्ञान है, इसकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आप किसको समझाओगे, तो सबसे पहले संचालन की तुलना विज्ञान से हो रही है, तो आप विज्ञान को समझाएं, ठीक है, कि विज्ञान क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको बताया कि विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। देखिए तो कैसे याद रखोगे, तो देखिए यहाँ पर विज्ञान की शुरुआत वाह से हुई है, तो और वाह के कंपैरिजन में जो आपके दोनों आंसर है वो भी वाह से ही है, व्यवस्थित और विशिष्ट, ठीक है। तो आप क्या याद रख सकते हो कि विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। तो क्या विज्ञान में सिर्फ ज्ञान होना ही आवश्यक है, विज्ञान में सिर्फ आपको टैलेंट मिल जाएगा, बस आपके पास ज्ञान है तो विज्ञान पूरा हो गया? नहीं, विज्ञान में ज्ञान होने के साथ साथ, विशिष्ट और व्यवस्थित ज्ञान होने के साथ साथ, विज्ञान में आप क्या करते हो, नीति नियम और सिद्धांतों की रचना करते हो। कैसे पता चला, तो आपने देखा होगा कि विज्ञान से जुड़ा हुआ एक महान साइंटिस्ट हैं विज्ञान से जुड़े हुए, जैसे कि आल्बर्ट, ठीक है, आल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, ठीक है, न्यूटन हो गया। तो आपने इन दोनों के बारे में पढ़ा होगा। तो न्यूटन ने क्या किया था, गति के नियम दिए थे, ठीक है, 3 नियम बताए थे। तो ये साइंस से जुड़ी हुई चीज़ है ना। तो आप साइंस में क्या करते हो, साइंस में अगर आपके पास व्यवस्थित और विशिष्ट ज्ञान है ना, तो उसके आधार पर आप नीति नियम और सिद्धांतों की रचना करते हो, ठीक है। अलग अलग नीति बताओगे, अलग अलग नियम बताओगे और अलग अलग सिद्धांतों की रचना करोगे। तो क्या संचालन में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका जवाब होगा यस, ठीक है। तो यहाँ लिखा है संचालन में भी विज्ञान के लक्षण दिखाई देते हैं। कैसे, तो आपको यहाँ पे मैंने बताया है कि संचालन जो करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके पास भी व्यवस्थित और विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए विज्ञान की तरह, ठीक है। तो संचालन विज्ञान कैसे, आप कैसे समझाओगे, कैसे उसको साबित करोगे, तो आपने लिखा कि संचालन करने वाला जो व्यक्ति होगा उसके पास भी तो विशिष्ट और व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए ना, तभी तो हम समझेंगे कि संचालन सही ढंग से हो रहा है। दूसरा इसमें लिखा है कि संचालन सही ढंग से, उसके लिए हम क्या करते हैं, संचालन में नीति नियम और सिद्धांत बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग नियम बनाएंगे, अलग अलग सिद्धांत बनाएंगे, जिसके आधार पर कंपनी चलेगी। तो यानी कि क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ें विज्ञान में आ रही है ना, वो सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, संचालन में भी आ रही हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि संचालन क्या है, एक विज्ञान है। यानी जो भी चीज़ें संचालन में हैं वो सारी विज्ञान में, जो भी चीज़ें विज्ञान में है वो सब संचालन में आ रही हैं। इसलिए आप ये साबित कर सकते हो कि संचालन विज्ञान है। ये ऊपर वाले हमारे टॉपिक की तरह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है संचालन एक व्यवसाय है, ठीक है।
तो आपकी संचालन की तुलना किससे की जा रही है? व्यवसाय से की जा रही है। तो पहले आप व्यवसाय की परिभाषा लिख दो। व्यवसाय का मतलब क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग करके समाज में रहे लोगों को लाभ पहुंचाए, ठीक है, और उस लाभ के बदले में या उस सेवा के बदले में क्या करे? समाज से क्या ले? फीस ले, तो उसे हम बोलते हैं व्यवसाय। जस्ट एग्जाम्पल, आप डॉक्टर को याद रख सकते हो। डॉक्टर क्या करता है? अपने क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेगा, यानी डॉक्टरी कर लेगा, और वो क्या करता है फिर डॉक्टरी करके समाज के लोगों को अपने ज्ञान के अनुसार लाभ पहुंचाता है। यानी आपको दवा देता है ना, आपका ट्रीटमेंट करता है, तो आपको क्या कर रहा है? लाभ पहुंचा रहा है, और बदले में आपसे क्या लेता है? फीस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील, ये सारे आप याद रख सकते हो। इनकी फ़ीस वसूल की जाती है। ठीक है, इनके द्वारा फीस ली जाती है, तो ये सभी व्यवसाय चला रहे, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, अब क्या कोई भी ये सारी चीज़ें कर सकता है? नहीं। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर या वकील बनना हो ना, तो आपके पास एक विशिष्ट संस्था द्वारा प्राप्त एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे कैसे प्रमाण पत्र होते हैं? तो जैसे कि सीए के लिए आईसीआई द्वारा, ठीक है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। वकील के लिए एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। डॉक्टर के लिए एमबीबीएस हो गया, ठीक है, एमडी हो गया, ये सारी डिग्री होनी चाहिए। तो ये सारी डिग्रियाँ होंगी, तभी आप प्रमाणित हो सकते हो कि आप व्यवसाय करने लायक हो कि नहीं हो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो संचालन में भी दिखाई देंगी क्या? यानी कि आपने देखा कि व्यवसाय के लिए विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको ज्ञान का उपयोग करके समाज के लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, और उसके क्या लेना है? बदलों में लोगों से क्या लेनी है? फीस लेनी है। और आपके पास जो ज्ञान है उसका आपको प्रमाण पत्र भी बताना पड़ेगा कि आपके पास ये ज्ञान है, आप डॉक्टर हो तो आपके पास डिग्री है क्या। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये सारी चीज़ें अपने संचालन में भी काम में आएंगी? तो आपका जवाब होगा हाँ। किस तरीके से? तो देखो कि संचालन करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके पास भी डिग्री होती है। ठीक है, और वो क्या करता है? अपने लाभ का या अपने दिमाग का उपयोग करके इकाई में रही जो भी हमारे समाज में कंपनियां हैं, जो भी हमारे समाज में इकाइयां हैं, इकाई का मतलब होगा जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, उनको क्या पहुंचाया जाता है? लाभ पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है, देखो संचालन में जो व्यवसाय के लक्षण दिखाई देते हैं। कैसे? क्योंकि संचालन में जो व्यक्ति होता है ना, संचालन करने वाला, वो भी अपने ज्ञान का उपयोग करके, परिभाषा की तरह, वो भी अपने ज्ञान का उपयोग करके समाज के लोगों को, यानी इकाई में, समाज में कौन रह रहा है? इकाइयाँ रह रही हैं, उद्योग धंधे हैं, तो उनको लाभ पहुंचाता है, और बदले में क्या लेता है? फीस लेता है। ठीक है, तो फीस किन से लेगा? तो जिन इकाइयों को फ़ायदा पहुंचाएगा उन्हीं इकाइयों से फीस मांगेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बदले में फीस की मांग करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिग्रियाँ हैं। वकील के लिए एलएलबी है, सीए के लिए आईसीआई वाला डिग्री होगा, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस होगा। तो क्या यहाँ पर भी कोई डिग्री होता है संचालन करने वाले व्यक्ति के लिए? तो हाँ, संचालन करने वाले व्यक्ति के पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो व्यक्ति संचालन करने लायक है, ऐसा माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जितने भी सारे व्यवसाय के जो लक्षण हैं, वो सारे लक्षण कहाँ दिखाई दे रहे हैं? संचालन में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए संचालन एक क्या है? व्यवसाय है, ऐसा आप इसको बता सकते हो। ठीक है, तो ऊपर की जो दो परिभाषा, जो आपके दो विधान थे, संचालन एक कला है, संचालन एक विज्ञान है, वो दो मार्क्स में एग्जाम में आते हैं, और ये 3 मार्क्स में एग्जाम में आता है, संचालन एक व्यवसाय है। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। तो हम अपने अब नेक्स्ट चीज़ की ओर बढ़ते हैं, जो कि है फुल फॉर्म। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई एक फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में आता ही है, खासकर सीईओ वाला फुल फॉर्म और आईआईएम वाला फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आप इसको ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में दोबारा पूछने के चांसेस हैं। आपको इसकी स्पेलिंग में गलती नहीं करनी है, तो मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। तो चलिए हम इनमें से कुछ फुल फॉर्म को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला फुल फॉर्म आपका लिखा है आईआईएम। ठीक है, आईआईएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बीबीए का फुल फॉर्म क्या होगा? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आईआईटी का फुल फॉर्म होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको मैंने सारे फुल फॉर्म बता दिए। आई होप आपको ये याद रहेगा, और आपको ये सारा नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, इसे शेयर करना ना भूलें, जिससे इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। तो तब हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।